1, 2, 3 स्टार्ट। पश्चिम बंगाल में राजनीति और हिंसा इस कदर एक दूसरे से नालबद्ध हो चुके हैं कि वहां कोई मामूली चुनाव भी बिना मारपीट, गोलीबारी, हत्या के संपन्न नहीं हो पाता। वहां के पंचायत चुनावों में मतदान के दिन बड़े पैमाने पर हुई हिंसा इसका ताजा उदाहरण है। जब चुनाव की तारीख घोषित और नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तभी से हिंसा का सिलसिला शुरू हो गया था। इस चुनावों में बड़े पैमाने पर हिंसा की आशंका जताई जा रही थी, जिसके मद्देनजर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था पर जोर दिया गया। केंद्रीय बलों की तैनाती का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे लेकर वहां के उच्च न्यायालय में भी मामला गया था। आखिरकार उच्च न्यायालय ने केंद्रीय बलों की तैनाती को मंजूरी दे दी थी। इसके तहत राज्य इकाई के 70,000 सुरक्षा कर्मी और केंद्रीय बलों की 600 कंपनियां तैनात की गई थी। इसके बावजूद इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हो गई, जिसमें 12 से अधिक लोग मारे गए और बहुत सारे घायल हो गए। अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। यह चुनाव नतीजे आने के बाद भी चलता रहेगा। निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए कि इस तरह की हिंसक घटनाएं हो गई। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा एक सतत प्रक्रिया बन चुकी है। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच लगातार दलगत संघर्ष देखा जाता है। चुनावों के वक्त वह सतह पर आ जाता है और वे बदले की भावना से एक दूसरे पर जानलेवा हमले करने से परहेज नहीं करते। एक चुनाव की वैमनस्यता दूसरे चुनाव तक बनी रहती है। विधानसभा चुनाव की वैमनस्यता पंचायत चुनाव में और पंचायत चुनाव की वैमनस्यता लोकसभा चुनाव में प्रकट होती रहती है। हालांकि यह प्रवृत्ति इसी सरकार के समय की नहीं है। जब वहां वाम दलों की सरकार थी, तब भी ऐसी हिंसक घटनाएं होती थी, मगर इस आधार पर मौजूदा सरकार की कानून व्यवस्था संबंधी खामियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वाम दलों की करीब 30 सालों की सतत सत्ता के बावजूद वहां न लोगों के जीवन स्तर में कोई उल्लेखनीय सुधार नजर आया, न कानून व्यवस्था भरोसेमंद हो पाई। तब लोगों ने सत्ता परिवर्तन का मन बनाया था और उम्मीद की जा रही थी कि ममता बनर्जी उन अपेक्षाओं पर खरी उतरेंगी। मगर निराश करने वाली बात है कि कानून व्यवस्था में कोई सुधार नजर नहीं आया। ममता बनर्जी ने भी राजनीतिक हिंसा की परिपाटी को उसी तरह पोसा है जिस तरह वाम दलों ने पोसा था। वे अपने कार्यकर्ताओं की आपराधिक गतिविधियों के बचाव में खुद थाने में जाती देखी गई हैं। इससे स्पष्ट संकेत गया कि पुलिस प्रशासन सत्ता पक्ष के कार्यकर्ताओं की बेजा हरकतों को नजरअंदाज करे। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भी इसीलिए बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी कि सत्ता पक्ष के
कार्यकर्ताओं को प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त था। अब पश्चिम बंगाल में स्थिति यह है कि प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल भी अपने कार्यकर्ताओं को इसी तरह तैयार करते हैं। हिंसा के बल पर अगर मतदाताओं को अपने पक्ष में करके चुनाव जीत भी लिया जाए तो आखिर लोकतंत्र कहाँ बचा रहता है। देश के एक बड़े हिस्से में मानसून के आगमन ने गर्मी और उमस से राहत तो दी, लेकिन इसी के साथ जलमग्न अंडरपास और सड़कों पर जलभराव ने छोटे बड़े शहरों के आधारभूत ढांचे और वर्षा जल निकासी व्यवस्था की पोल भी खोल दी। अनेक शहरों में सड़कों पर जलभराव के चलते कारें एवं अन्य वाहन डूब से गए। कहीं कहीं सड़कें धंस गई और नाले उफना गए। लोग ट्रैफिक जाम से त्रस्त हुए और उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई जगह हादसे भी हुए जिनमें लोगों की जान पर बन आई। कुछ शहरों में स्कूलों की छुट्टी तक करनी पड़ी। कहीं कहीं ऐसे दृश्य दिखाई दिए जैसे सड़कों पर बाढ़ आ गई हो। इसके चलते आनंद देने वाली वर्षा मुसीबत बन गई। चूंकि जलभराव जनित समस्याओं से दिल्ली और मुंबई जैसे शहर भी दो चार हुए, इसलिए यह आसानी से समझा जा सकता है कि छोटे एवं मझोले शहरों में क्या हुआ होगा। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि सड़कों, रेलवे ट्रैक आदि को जलभराव का सामना पहली बरसात में ही करना पड़ा। यह समझ आता है कि कहीं पर एक सीमित समय में अनुमान से अधिक बारिश हो जाए तो जल निकासी की व्यवस्थाएं अपर्याप्त सिद्ध हो जाती हैं, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं कि सामान्य बरसात में ही हमारा शहरी जीवन कष्टों से घिर जाए। वैसे तो सदैव की तरह इस बार भी बरसात के आगमन के पहले नगर निकायों की ओर से ऐसे दावे किए गए थे कि जल निकास प्रणालियों की साफ सफाई करने के साथ ऐसी व्यवस्था कर ली गई है कि लोगों को बारिश में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे सारे दावे हमेशा की तरह थोथे साबित हुए। यह पहली बार नहीं हुआ, ऐसा हमेशा से होता आ रहा है। इससे इनकार नहीं कि पिछले कुछ वर्षों में शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे का तेजी से विकास हुआ है, लेकिन यह मानने के भी अच्छे भले कारण हैं कि यह उतना टिकाऊ और भरोसेमंद नहीं जितना होना चाहिए। यह एक तथ्य है कि नई सड़कें और यहाँ तक कि राजमार्ग एवं उनके इर्द गिर्द बने अंडरपास थोड़ी सी ही वर्षा में जलमग्न हो जाते हैं। नगर प्रशासक, नगर नियोजक, इंजीनियर आदि इससे भली तरह परिचित हैं कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन पता नहीं क्यों वे ऐसा निर्माण करते हैं जो कामचलाऊ सिद्ध होता है। यदि शहरों के आधारभूत ढांचे का विकास इसी तरह अनियोजित और अदूरदर्शी तरीके से होता रहा है तो वे कभी समस्याओं से उबर ही नहीं पाएंगे। नगरों के आधारभूत ढांचे का सही तरह से विकास न हो पाने का एक बड़ा कारण है कि जो लोग भी निर्माण कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें जवाबदेह
नहीं बनाया जाता। इसीलिए मानकों की अनदेखी कर आधारभूत ढांचे का निर्माण होता रहता है और वह संकट खड़े करता रहता है। स्टॉप।